तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जुन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे रीट 2020 की तैयारी कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया है कि जो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, अपना समय मतलब सब लोग मोस्टली घर पे आए हुए हैं और अपना समय फालतू इधर उधर घूमने में वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ और इस समय का पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसीलिए ये चैनल चालू किया है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के बार बार बयान आ रहे हैं कि एग्ज़ाम अपने समय पर ही करवाई जाएगी। तो हमें अभी यही मान के चलना है कि एग्ज़ाम अपने समय पे ही होगी और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे संविधान का विकास पढ़ लिया, संविधान के स्रोत पढ़ लिए, ठीक है, संविधान सभा भी पढ़ ली और उसके बाद में हमने प्रस्तावना पूरी पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मूल अधिकार, इसके बाद मूल कर्तव्य, है ना। तो मूल अधिकार हमने कल के चैप्टर में हमने समझा था कि मूल अधिकार होते क्या हैं, और मूल अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक रखे गए हैं ना, ठीक है। अब हमने 12वां और 13वां मूल अधिकार पढ़ लिया था। अब हम 14 से पढ़ते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 19 तक दिया गया है समानता का अधिकार। तो वो आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। 14 से लेकर 18 तक दिया गया है समानता का अधिकार। तो देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। तो आप सोच रहे हो विधि मतलब होता है कानून, के समक्ष समानता मतलब कानून के आगे सब लोग समान होंगे, है ना। और विधि का समान संरक्षण मतलब कानून सभी को एक समान रूप से संरक्षण देगा। अब देखो, ये दो टर्म्स हैं दोस्तों, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। दोनों हमने अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण की है। अब विधि के समक्ष समानता, ये कहीं भी अगर लिखा हुआ आता है, ये टर्म बहुत पूछते हैं दोस्तों कि विधि के समक्ष समानता हमने कौन से देश से ग्रहण की है। हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है ये वाली टर्म, है ना। और ये अपन ने संविधान के स्रोत में भी पढ़ा था कि विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। तो अब विधि के समक्ष समानता में दोस्तों आता क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब होता है ये विधि का नकारात्मक पक्ष है और सांस्कृतिक पक्ष है। समक्ष समानता मतलब नकारात्मक पक्ष ऐसे कि विधि किसी के साथ असमान भेदभाव नहीं करेगी। इसका क्या अर्थ हुआ विधि के समक्ष समानता का? कि कानून किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा, मतलब सब कानून की दृष्टि में सभी लोग समान होंगे, है ना। असमान व्यवहार नहीं करेगा, ये नकारात्मक रूप से माना जाता है दोस्तों। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और ये हमारे संविधान का सांस्कृतिक पक्ष बोला जाता है, ठीक है। और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण ये हमने अमेरिका से ग्रहण किया है और ये हमारा सकारात्मक पक्ष है। इसका मतलब होता है कि विधि के समक्ष आने वाले सभी लोगों को विधि एक समान व्यवहार करेगी। उसमें क्या है? किसी के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगी। और इसका है विधि सबके साथ एक समान व्यवहार करेगी, समान संरक्षण सबको देगी। ये सकारात्मक पक्ष हो गया, व्यवहारिक पक्ष हो गया। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 14। इसमें दो चीज़ें कही गई हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है ना। तो अब देखो, ये हम सब समानता के अधिकार पढ़ रहे हैं। तो पहले 14वें में दे दिया हमें विधि के समक्ष समानता, अब 15 में दे रखे हैं हमें समानता के लिए कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। मतलब हमारे संविधान में लिखा गया है कि हमारे देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पे, उसके वंश के नाम पे, उसकी जाति के नाम पे, है ना, कि वो कौन से जाति का है, उसके लिंग के नाम पे, वो महिला है, पुरुष है, जो भी है, और जन्म स्थान के आधार पर कि वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है या फिर वो अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है, जो जहाँ कहीं भी रहने वाला हो, इन आधारों पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कितने आधार दिए हैं दोस्तों अनुच्छेद 15 में? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ठीक है। ये 5 आधार है दोस्तों। ये बहुत बार पूछते हैं कि अनुच्छेद 15 में निम्न में से कौन सा आधार नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये संविधान में कहा गया है कि हम किसी भी धर्म के आधार पर, मतलब संविधान सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। किसी भी वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, सभी जातियाँ संविधान के लिए समान हैं, ठीक है। सभी लिंग मतलब
स्त्री और पुरुष संविधान में समान है और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध किया गया है। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत संसद द्वारा समय समय पर विविध कानून बनाए गए हैं, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम 1961, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 और बाल श्रम अधिनियम, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। वर्ष 2002 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया गया था। अब देखो दोस्तों, आप अब ये सोचोगे कि अभी तो हमने ऐसे पढ़ा कि हम धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, अर्थात महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, उनके लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। कौन से विशेष प्रबंध दोस्तों? जैसा कि हमारे राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है ना, रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो किस अधिकार के तहत दिया गया है? इसी अधिकार 15 के तहत दिया गया है और 15 के भाग 3 के अकॉर्डिंग ये दिया गया है ना। तो ये क्यों दिया गया है कि भाई संविधान में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, है ना। लेकिन संविधान में एक बात और भी कही गई है कि जो लोग पिछड़े हैं, पीछे हैं, उन्हें हम समानता के धारा में लाने के लिए कुछ कानून अवश्य बना सकते हैं, और इसी के आधार पर 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, जिसके तहत, और इसी 15(3) के तहत महिला के लिए स्पेशल कानून। अब आप सोचोगे कि अगर संविधान में स्त्री और पुरुष बराबर हैं तो फिर महिलाओं को क्यों आप स्पेशल कानून दे रहे हो? क्योंकि महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे हैं दोस्तों। हमने पढ़ा है कि संसद में आज भी महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि महिलाएं बहुत पीछे हैं। और ये 1/3 आरक्षण क्यों दिया जाता है दोस्तों? कि देखो, अगर कहीं भी जाते हैं, मान लो अपन राजनीतिक क्षेत्र ही लेते हैं, संसद में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं क्या? नहीं है ना। तो बराबर कहाँ हुए? बराबर नहीं है ना, महिलाएं बहुत पीछे हो गई ना। तो उसी चीज़ को बराबर लाने के लिए, क्योंकि हमें समानता स्थापित करनी है, तो संविधान एक बात कहता है दोस्तों कि समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करता है संविधान। मतलब जो समान नहीं है, असमान है, उनके साथ असमान व्यवहार करेगा। कैसे? समानों के समान कैसे? कि सभी पुरुषों को तो एक जैसा, वो एक जैसी नीति अपना रहा है, कि अलग थोड़ी ना दे रहा है, किसी स्पेशल पुरुष को कोई अलग अधिकार दे रहा, नहीं दे रहा। और सभी स्त्रियों के साथ एक जैसा, क्योंकि स्त्रियां क्या है, पुरुषों के मुकाबले पीछे हैं, और पुरुषों के बराबर लाने के लिए उन्हें क्या, ये अधिकार दिया जा रहा है ना। तो 15(3) में तो क्या किया गया है? महिलाओं और बच्चों के लिए प्रावधान किए गए हैं ना, विशेष प्रावधान 15(3) में कहा गया है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कुछ क्षेत्रों में आज भी पीछे हैं। इसलिए अगर कोई भी राज्य चाहे या फिर हमारी केंद्र सरकार चाहे तो महिलाओं के लिए विशेष कानून बना सकती है। और इसी 15(3) के आधार पर हमने कौन कौन से कानून बनाए हैं? दहेज निषेध अधिनियम 1961, है ना, जो दहेज का निषेध करता है। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 हमने बनाया दोस्तों, कि अगर महिलाओं के मतलब प्रसूति के वक्त जब भी उनके बच्चा होता है तो उन्हें 6 महीने का अवकाश दिया जाता है। तो पुरुष कहेंगे कि हमें तो नहीं दिया जाता, तो प्रसूति सुविधा सिर्फ महिलाओं को दी जाएगी, ये महिलाओं का अधिकार है, इसलिए महिलाओं के लिए हम इस क्षेत्र में विशेष प्रावधान कर रहे हैं। इसके तहत बच्चों के लिए बाल श्रम निषेध अधिनियम बनाया गया है। ये 1986 का है दोस्तों, बाल श्रम अधिनियम। ठीक है, सती प्रथा का निषेध किया गया है। तो ये महिलाओं के बचाव के ही तो उपाय हैं, महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सती प्रथा निषेध अधिनियम बनाया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है, ये स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई संविधान में तो समानता का अधिकार दिया गया है, तो महिलाओं के लिए स्पेशल प्रावधान क्यों किए जा रहे हैं? ये महिलाओं के विशेष अधिकार हैं, क्योंकि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में आज भी पीछे हैं, तो उन्हें समानता की धारा में लाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे महिलाओं और बच्चों दोनों के लिए, बच्चों में क्या होता है, बच्चों को बाल श्रम करवाते हैं, तो बाल श्रम करवाना कानूनी रूप से सरकार ने गलत घोषित कर रखा है। वो इसीलिए कर रखा है दोस्तों कि बच्चों को भी समानता की धारा में लाया जा सके। और दोस्तों यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया है 12 जून को। ये चीज़ याद रखनी है, बहुतों बार पूछते हैं कि बाल श्रम निषेध दिवस कब घोषित किया गया है? 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 15। क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 में दोस्तों अवसर की समानता दी गई है कि हमारे कानून, हमारे संविधान, हमारे देश में जितने भी प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे उसके लिए सभी को एक समान
मतलब अधिकार प्राप्त होंगे उसे प्राप्त करने के लिए अवसर की समानता। ठीक है, तो 16 में आते 16 का नाम आता है, क्या याद आना चाहिए? अवसर की समानता। अब अवसर कहाँ हमें प्राप्त होते हैं? देखो, राजकीय पद की सेवाएं योजनाओं के लिए सभी प्रकार के समान अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं तथा वहां योग्यता का निर्धारण किया गया है। देखो, सभी प्रकार, कोई भी प्रकार की राजकीय सेवा आ रही है, योजना आ रही है, इन सभी के लिए सभी लोगों को एक समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यद्यपि उनके लिए वहां पे योग्यता का निर्धारण जरूर किया जाएगा। जैसे दोस्तों कि कोई चपरासी की वैकेंसी निकली है, तो आप बोलोगे कि सभी के लिए समान अवसर है ना, इसके लिए। तो चपरासी में जैसे ये कर दिया कि अगर 8वीं पास कोई व्यक्ति है वो पियोन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है, तो प्रोफेसर में तो 8वीं पास व्यक्ति को नहीं बोलेंगे 8वीं पास व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हर एक पद के लिए कुछ स्पेशल योग्यताएं होती हैं। उन योग्यताओं का पालन हमें ज़रूर करना होगा। अब जिस भी व्यक्ति के पास में MA और नेट की डिग्री है, वो प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। ये योग्यता सब में होनी चाहिए। इस योग्यता के सभी व्यक्तियों को प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का अधिकार होगा। तो ये है दोस्तों कि जितने भी राजकीय पद होते हैं, सेवाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, उसमें सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, यद्यपि वहाँ पे योग्यता का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 16 के तहत समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें अतिरिक्त अवसर दिए गए हैं। अब ये चीज़ आप देख रहे हो, अनुच्छेद 16(4) है ना। 16(4) में क्या कहा गया है? 16(4) में ये कहा गया है कि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे। ये जो विशेष प्रावधान शब्द है दोस्तों, यही आज का आरक्षण है। जो रिजर्वेशन SC ST और OBC कास्ट को मिल रहा है, वही आज का आरक्षण है। संविधान में कहीं भी आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में आरक्षण के लिए दोस्तों विशेष प्रावधान शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो देखो, 16 में क्या कहा गया है कि सभी को अवसर की समानता दी जाएगी। संविधान किसी भी व्यक्ति को ये कहे कि भेदभाव नहीं करेगा कि आप इस कास्ट के हो, आप अपर कास्ट के हो, लोअर कास्ट के हो, तो आप ये इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए संविधान ने विशेष प्रावधान किया है। किसके तहत? अनुच्छेद 16(4) के तहत। ठीक है, अब पिछड़े वर्ग कौन से होते हैं दोस्तों? कुछ तो जनजातियाँ होती हैं, जैसे मीणा तो आजकल पिछड़ा नहीं रहा है, लेकिन मीणा जनजाति में ही गिना जाता है। जैसे सहरिया हो गई है ना, जैसे गोंड हो गई, ये कुछ जनजातियाँ है ना। इनके लिए क्या किया गया है? इनके लिए विशेष प्रावधान संविधान करती है, क्योंकि विकास की धारा में ये जनजातियाँ आज भी हमसे बहुत पीछे है ना। तो इनके लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है। मतलब जितना, जैसे हमारा सिलेक्शन मान लो किसी भी एग्ज़ाम में 60% पे हो रहा है, तो इनको विशेष प्रावधान है कि इनका सिलेक्शन वहाँ पे 33% पे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितने अवसर हमें यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे लाइट, बिजली, स्कूल, कोचिंग्स, मोबाइल, नेट वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो ये जहाँ पे आज स्थित हैं, जैसे सहरिया हो गया, गोंड हो गया, ये जंगलों में स्थित है दोस्तों आज भी। और अगर ये लोग शहरों की तरफ आए भी हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये अपनी शिक्षा पर इतना खर्च कर सके। इसलिए ज़रूरत है कि इनको हमारी विकास धारा में सबके बराबर लाया जाए। तो बराबर लाने के लिए ज़रूरी है भी राजकीय सेवाओं का अवसर दिया जाए, है ना। तो इसलिए इन्हें कम चीज़ों पे, मतलब कम मार्क्स पे हम लोग सिलेक्शन दे देते हैं। तो ये है कि सरकार पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, और यही चीज़ SC और ST वालों के लिए होती है, जिन्हें हम आज आरक्षण कहते हैं। तो होता क्या है कि दोस्तों, आज भी हम लोग बोलते हैं SC और ST के पास आरक्षण है, उनका कम नंबर्स पे सिलेक्शन हो जाता है। तो रियलिटी ये है दोस्तों कि आज भी SC और ST कास्ट के बहुत सारे लोग, लगभग 60 और 70% लोग बहुत गरीब हैं, और जो असमानता और जात पात हमने बहुत पहले से की है, आज भी SC और ST के लोग उसका शिकार होते आ रहे हैं। तो एक माहौल जो होता है अपर कास्ट और लोअर कास्ट का, वो बहुत अलग हो जाता है। तो पढ़ने का जो माहौल होता है वो इन लोगों में बहुत कम हो पाता है, क्योंकि आज भी ये लोग, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत पिछड़े हैं। शराब की लत, गरीबी, है ना, और
साक्षरता, ये उनकी पहचान होती है दोस्तों। तो इन लोगों को विकास धारा में लाने के लिए क्या किया गया है, विशेष आरक्षण दिया गया है कि अगर इन लोगों का एक परिवार पढ़ जाता है दोस्तों तो अगली फिर 7 पीढ़ियां इनकी पढ़ती हैं। क्योंकि अगर एक क्षेत्र मतलब एक परिवार का अगर एक व्यक्ति ने विकास कर लिया और एक व्यक्ति ने पढ़ाई करके अपना जीवन सुधार लिया, परिवार का जीवन सुधार लिया, तो उसको देख के बहुत सारे लोग फिर आगे आते हैं। तो ये शिक्षा का प्रभाव होता है। और शिक्षा के प्रभाव मतलब अगर शिक्षा करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, और गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तो इनका आर्थिक स्तर बदलेगा। तो जैसे आर्थिक स्तर बदलता है वैसे ही इन लोगों का विकास होता है। और हमारा संविधान हमें यही कहता है कि हम देश के सभी लोगों को समान लेकर चलेंगे, है ना। तो जनरल, ओबीसी और SC ST संविधान की नज़र में ये सब लोग समान और एक्चुअली समान ही होने चाहिए, है ना। ये चीज़ें तो हमने बनाई हैं, ये चीज़ें कहीं भगवान बना के तो भेजता नहीं है। तो फिर क्या होता है, इनको हमारे बराबर लाने के लिए मतलब इनको हमारे कास्ट मतलब जातीय भेदभाव मिटाने के लिए और दूसरा पिछड़े वर्गों का विकास करने के लिए सरकार विशेष प्रावधान करती है। और इसी विशेष प्रावधान को वर्तमान में आरक्षण नाम दिया गया है और ये अनुच्छेद 16(4) में रखा गया है। ये चीज़ आप याद रखना। देखो, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान तो किस में दिया गया है, 15(3) में। और इनके लिए विशेष प्रावधान, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान कहाँ दिया गया है, 16(4) में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एग्जाम्स में जैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि जैसे ऐसे दे देंगे कि हमारे क्षेत्र की शहरिया जनजाति के लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है, तो यह आरक्षण का अधिकार संविधान कौन से अनुच्छेद के तहत उन्हें देता है। तो यह कौन से अनुच्छेद के तहत देता है, अनुच्छेद 16(4) के तहत। एक क्वेश्चन आ गया, मान लो कि जैसे कि मेरी पत्नी गर्भवती थी और इस वजह से सरकार ने उसे 6 माह का रेस्ट दे दिया। 6 माह बाद उसने स्कूल ज्वाइन की और इस दरमियान उसकी सैलरी भी नहीं काटी गई। तो ये जो 6 माह का अवकाश दिया गया है, ये कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है, तो ये 15(3) के तहत दिया गया है। एक क्वेश्चन दे दे, मान लो कि हम किसी ढाबे पे चाय पीने गए और वहाँ पे एक बच्चा कप और प्लेट वहाँ पे धो रहा था। तो हमने मान लो वहाँ की लोकल पुलिस में शिकायत की और लोकल पुलिस वाले ने बच्चे को वहाँ से मुक्त करवाया और जो ढाबे का मालिक होता है उसको गिरफ्तार करके जेल में ले गए। तो इस चीज़ को आप कौन से अनुच्छेद में रखोगे। ऐसे व्यवहारिक क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं दोस्तों, क्योंकि किताबी ज्ञान से ज़्यादा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो यह चीज़ कौन से अनुच्छेद में आ रही है, यह चीज़ अनुच्छेद 15 के भाग 3 में आ रही है, क्योंकि 15(3) में कहा गया है कि संविधान चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ठीक है, अब 16(4) हमने पढ़ लिया कि 16(4) के तहत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करते हुए उन्हें अतिरिक्त अवसर दिए गए हैं। अब देखो दोस्तों, भारत में समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया गया है। वही बात हो गई ना कि जो समान है, जो जनरल कास्ट है, उन सबके साथ समान, क्योंकि वो लोग मोस्टली सब लोग उनका एक स्तर होता है लेवल रहने का, वो अच्छा है क्योंकि वो बहुत पहले से विकसित हैं, क्योंकि जैसा भी है वो बहुत पहले से विकसित है। और तो उन सब के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। परंतु जो SC और ST होते हैं वो लोग इनके मुकाबले बहुत पीछे होते हैं, तो ये इनसे असमान हो गए। तो इनके साथ गवर्नमेंट असमान व्यवहार करेगी, मतलब इनको रिजर्वेशन नहीं देगी लेकिन इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यही बात संविधान में कहा गया है कि संविधान समानों के साथ समान और असमानों के साथ असमान व्यवहार करता है। अब देखो, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा 16(4)(a) के तहत पिछड़ी जातियों को आरक्षण देते हुए यह तय किया गया है कि आरक्षण कुल पदों का 50% से अधिक नहीं होगा। अब दोस्तों 16(4) में हमें आरक्षण तो दे दिया, मतलब SC ST को आरक्षण तो दे दिया, लेकिन 77वां एक संविधान संशोधन किया गया। वो कब किया गया, 1995 में। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन था। 77वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था, 1995 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है 77वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत पिछड़ी जनजातियों को आरक्षण तो दे दिया जाएगा, है ना, लेकिन यह आरक्षण कुल पदों के 50% से अधिक नहीं होगा किसी भी हालत में।
कुल पदों के 50% से अधिक नहीं होगा। मतलब जैसे 100 पद हैं तो उसमें से 50 पद तो सभी के लिए होंगे। जैसे हम बोलते हैं जनरल वालों की तो 50 ही सीटें हैं, वो जनरल वालों की नहीं दोस्तों, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी होती हैं, जो कि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं तो वो 50% में आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी का जो 50% सीटें होती हैं वो हम एससी, एसटी या फिर जो भी वहाँ पे पिछड़ी जनजातियाँ उनको दे सकते हैं। तो ये 77वां संविधान संशोधन किया गया है कि किसी भी हालत में जो पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाएगा वो 50वें मतलब कुल पदों के 50% से अधिक नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 93वां संविधान संशोधन 2004 के द्वारा के अनुसार सरकार के साथ अब निजी शिक्षण संस्थानों में भी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। पहले क्या होता था दोस्तों, ये आरक्षण जो दिया जाता है, विशेष प्रावधान जो किया जाता था वो सिर्फ गवर्नमेंट संस्थानों में ही किया जाता था, है ना। लेकिन अब 93वां संविधान संशोधन कर दिया गया है और अब निजी क्षेत्र में भी विशेष प्रावधान दे दिया गया है पिछड़े वर्गों के लिए। मतलब निजी कंपनीज होती है, निजी कॉलेजेज होती हैं, निजी स्कूल्स होती हैं, उनमें भी बच्चों को ये आरक्षण दिया जाएगा। तो ये कहा गया है 93वां संविधान संशोधन। तो 77वां संविधान संशोधन और 93वां संविधान संशोधन, 77वां हुआ था 1995 में और 93वां हुआ था 2004 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। तो ये हो गया 16वां अनुच्छेद, अवसर की समानता, ठीक है। अब पढ़ते हैं 17वां अनुच्छेद। 17वें अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों अस्पृश्यता का निषेध। क्या किया गया है 17वां अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। तो दोस्तों एक ट्रिक से थोड़ा सा याद करना है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता खतरा, है ना, क्योंकि 17वां अनुच्छेद बहुत ज़्यादा पूछते भी हैं, है ना, और 17वां अनुच्छेद बहुत फेमस भी है। तो याद रखना अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता खतरा, ठीक है। तो 17वें अनुच्छेद में संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का व्यवहार करना दंडनीय है, निषेध है, गलत है, मना है, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद कह रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर निषिद्ध नहीं किया जाएगा कि वह निम्न जाति का है अथवा दलित वर्ग का है। वस्तुतः अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाले व्यवहार का भी निषेध किया गया है। अतः संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित करके छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। देखो दोस्तों क्या कहा गया है, 17 अनुच्छेद में कहा गया है कि अस्पृश्यता का निषेध मतलब मना, है ना, अस्पृश्यता मना की गई है। सार्वजनिक अपने घर में भी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार सार्वजनिक स्थल के लिए कह रही है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी अपने घर में तो हम किसी को आने के लिए रोक ही सकते हैं, ये कह के नहीं रोक सकते कि आप लोअर कास्ट के हो, लेकिन वो हमारी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति पे हम चाहे जिसे आने दे सकते हैं, चाहे जिसे नहीं दे सकते, लेकिन किसी को भी हम जाति सूचक बात नहीं कह सकते, वो दंडनीय होगा, ठीक है। तो अपने घर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये हो रही है सार्वजनिक स्थलों पर, है ना। किसी भी व्यक्ति को हम यह कहकर निषिद्ध नहीं किया जाएगा कि वह निम्न जाति का है या दलित वर्ग का है। किसी भी व्यक्ति को निम्न जाति और दलित वर्ग का कहकर किसी भी सार्वजनिक स्थान का मतलब होता है मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, कुआं हो गया, तालाब हो गया, होटल्स हो गए, है ना, और जैसे सरकारी सेवा हो गई जैसे रेल वगैरह, इन सब में तो दलित और निम्न जाति का कहकर रोका नहीं जा सकता है। वस्तुतः अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जो अस्पृश्यता और छुआछूत को बढ़ावा देता है वह व्यवहार निषेध है। मतलब उस व्यवहार के लिए हमारा संविधान, हमारा कानून मना करता है, ठीक है। संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 जारी किया था दोस्तों। अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 जारी करके क्या कहा, अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना है। 1955 के इस कानून को अब नागरिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, अब इस अधिकार को नागरिक अधिकार 1976, उसका नाम बदल के अब नागरिक अधिकार 1976 कर दिया गया है। तो ये था अस्पृश्यता या छुआछूत का निषेध अधिनियम अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता खतरा। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। अब अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोला। उपाधियों का अंत होता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसी उपाधि नहीं देगी जिससे वह व्यक्ति तो दूसरों से बड़ा हो जाए। जैसे पहले नहीं होता था कि मैं तो राजा हूँ, राजा तो भगवान का रूप होता है ना, तो वो राजा जैसे राजा नहीं उपाधि लेते थे, परमेश्वर उपाधि, परम भट्टारक उपाधि, है ना, तो ऐसी उपाधियाँ लेते थे। तो वो क्या करते थे, वो उपाधियाँ क्यों होती थी, वो उपाधियाँ इसलिए होती थी कि वो अपने आप को सर्वे सर्वा घोषित करना चाहते थे उन उपाधियों से, है ना।
तो जो अनुच्छेद हमारे 14 से 18 तक है वो समानता का ही तो अधिकार है। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी अगर उपाधि देंगे तो वो तो अलग हो जाएगा इन सब से, वो तो अपने आप को बड़ा समझने लग जाएगा। इसलिए संविधान में क्या कहा गया है, किसी भी प्रकार की उपाधि का निषेध किया गया है अनुच्छेद 18 में। समाज में समानता की स्थापना के उद्देश्य से विभिन्न उपाधियों का निषेध किया गया है, लेकिन सेना शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। एक तो सेना के क्षेत्र में दोस्तों, सेना के क्षेत्र में मेडल मिलते हैं ना, जैसे मेजर बन गया, एडमिरल, और कई तरह के मेडल मिलते हैं, जैसे परमवीर चक्र की उपाधि है ना। ऐसे तो सेना के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है। और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे किसी ने PhD करी तो उसे डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है ना। तो ऐसी उपाधियाँ शिक्षा के क्षेत्र में और सेना के क्षेत्र में, इन 2 उपाधियों को छोड़कर बाकी कोई भी उपाधि सरकार या संविधान द्वारा किसी को नहीं दी जाएगी। कोई भी भारतीय नागरिक विदेश से किसी भी प्रकार की उपाधि प्राप्त करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेता है, अनुमति के पश्चात ही ग्रहण करेगा। अब देखो दोस्तों, कई बार विदेशी सरकार भी किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा कार्य करने के लिए उपाधि देते हैं। तो अगर हम लोग मतलब किसी भी व्यक्ति को विदेश से कोई उपाधि दी जाती है तो उससे पहले हमें अपने राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसी उपाधियाँ अनुच्छेद 18 का खंडन नहीं करती हैं। मतलब ये जो उपाधियाँ हैं, कौन सी, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, है ना, ये तो एक तरह से अवार्ड आ जाते हैं कि इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये उपाधियाँ अनुच्छेद 18 का खंडन नहीं कर सकती। मतलब ये उपाधियाँ तो अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो एक तो शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि और एक भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसी उपाधि। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और है कि भारत रत्न अगर किसी को मिला है तो वह ऐसे नहीं बोला जाएगा कि, जैसे मैंने बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ देखा है कि जैसे किसी को भी भारत रत्न मिल गया उसके आगे लगा देंगे भारत रत्न श्री अंबेडकर जी, के आगे भी लगाते हैं श्री अंबेडकर जी, है ना, ऐसे कुछ करके ये लगा देते हैं। तो दोस्तों ये लगाना गलत है, संविधान इसका निषेध करता है। हम पेपर्स में भी देखते हैं, रोज़ के दैनिक अखबारों में भी, अगर अंबेडकर जी का कहीं नाम आ रहा है या फिर कोई भी भारत रत्न जिसे भी मिला हुआ है उनका नाम आ रहा है तो उसके आगे भारत रत्न पहले लगा देते हैं। तो ये तो एक तरह से वैसी उपाधि हो गई ना जैसे पहले राजाओं महाराजाओं की होती थी, कि जैसे राजा मान सिंह, राजा सवाई जय सिंह। तो ये लगाना हमारा संविधान इसका खंडन करता है। ये उपाधि आप ग्रहण कर सकते हो लेकिन आपके नाम के पहले नहीं लगा सकते हो। हाँ, आप बता सकते हो कि इनको भारत रत्न मिला है, लेकिन इनके नाम से पहले सार्वजनिक स्थानों पर ऐसा लिखना गलत होता है। तो दोस्तों ये था अनुच्छेद, हाँ ये था हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। तो क्या क्या एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। 15 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। 16 में कहा गया है अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता खतरा। और अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा समानता का अधिकार। कल हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं कल हम, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ दोस्तों अगर कोई भी कमी लगती है, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।